हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी देखिए क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो इसमें हम आज पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 3, जो कि है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। अब इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं, तो इस चैप्टर में जैसे हमारा नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, तो इन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। मिनरल्स यानी कि जो डिफरेंट तरह की मेटल्स वगैरह हो गई, तो उनके वो कैसे, मतलब कहाँ पाई जाती हैं, उन्हें हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उनको कंजर्व करते हैं, और कितने टाइप से उन्हें हम, मतलब माइनिंग वगैरह से कैसे उनको हम प्राप्त करते हैं या मिलती हैं वो हमें किन किन प्रोसेस से, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना। अब ये पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो कोई भी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जैसे कि हमारा कोल, पेट्रोलियम, लकड़ी, वुड वगैरह हो गए, तो इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है हमारे काम को करने के लिए, तो वो हमारे पावर रिसोर्सेज में आते हैं। तो हम बेसिकली इन आज से, मतलब लेक्चर नंबर 6 से हम इसी पावर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जैसा कि अभी मैंने बताया, आज हमारा लेक्चर 6 है। इससे पहले हम 5 करा चुके हैं लेक्चर्स। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के थ्रू आप जाके चेक कर सकते हैं। और हमारे जो लेक्चर हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड करनी पड़ेगी। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में। अब देखिए, हमारी एनसीईआरटी की, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारी एनसीईआरटी की एक आदत है कि कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक अगर उसे स्टार्टिंग में समझाना होता है तो वो एक शॉर्ट स्टोरी करके समझाती है। जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर में मिनरल के बारे में बताना था, तो 2 बच्चों की स्टोरी को लेके उसने समझाया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा पार्ट इस चैप्टर का, जो कि है पावर रिसोर्स। तो इसमें भी एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें है कि भाई सनी है और उसकी मम्मी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या स्टोरी कह रहा है। तो सनीज मदर बिगेन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर. She ironed Sunny's cloth, school uniform before waking him up. She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. Sunny, have you finished taking bath? Come and have your breakfast, call out mother while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. While going to school, Sunny forgets to switch off light and fans. When mother switches them off, she thinks that in the life in the cities may be comfortable, but a dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. तो बेसिकली देखिए, हम अभी आपको बस नॉर्मल रीड कर रहे थे जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ पे लिखा क्या है। आप भी सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ने से, मतलब समझने से पहले एक बार उसको रीड कर लेंगे तो आपकी एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो चलिए टॉपिक पे लौटते हैं। तो इसमें जो ये स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, इसमें क्या बता रहे हैं कि भाई सनी की मम्मी, जैसे नॉर्मल मम्मी लोग होती हैं, तो सनी की मम्मी है, वो सबसे पहले तो गीज़र ऑन करती हैं बाथरूम में जाके, फिर उसके बाद वो कपड़े प्रेस करती हैं, फिर सनी की स्कूल यूनिफॉर्म, फिर उसके बाद वो किचन में जाके मिक्सर में या ब्लेंडर में जूस बनाती हैं उसके लिए। फिर वो उसको उठाती हैं, कहती भाई जाओ, फिर उससे पूछते क्या तुमने नहा लिया, चलो नहा लियो तो तैयार हो जाओ, तैयार होने के बाद आओ अपना नाश्ता वगैरह करो। और इतने में वो अपना नाश्ता वास्ता करके स्कूल चला जाता है। ठीक, अब जब वो स्कूल चला जाता है तो देखो, वो लाइट, फैन, गीज़र ये सब ऑफ करना वो भूला, नहीं किया। तो इतने में फिर उसकी मम्मी को याद आता है, तो मम्मी फिर जाती है तो सब ऑफ करती है, लाइट, फैंस वगैरह। और तब वो ये सोचते हैं कि बताओ, शहर में रह के हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा ईजी हो गई है। ईजी इन द सेंस कि हमारे पास एक स्विच ऑन कर देंगे तो लाइट आ गई, ऑफ कर देंगे तो लाइट, मतलब अंधेरा हो गया, ऑफ हो गया। बट उसके बाद कहती है कि अब हमारी लाइफ इजी तो है, बट उसके बाद हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे कि ब्लेंडर ये यूज़ की, आयरन यूज़ की, गीज़र यूज़ की, तो वो कह रही कि हमारी कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई, मतलब हम कितना ज़्यादा इस पर निर्भर हैं। हमारी लाइफ अगर एक पल को अगर हम आपको बोले तो आपकी लाइफ आज की डेट पे इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकती। इसका मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी में लगभग मोस्टली हम डिपेंडेंट हो चुके हैं। ठीक, तो वही चीज़ ये सब सोच रही है। अब इसमें कह रही कि अगर ऐसा क्या हो जाए, अगर कल को मतलब पावर सप्लाई में कोई गैप आ जाए, तब हम कैसे रहेंगे। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। उसकी मम्मी बोलती है कि इतना ज़्यादा चेंजेस आ गया है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उससे हमारी लाइफ कितनी फास्ट चेंज हो रही है। ठीक, अब देखिए, अब इसका लाइफ स्टाइल के चेंज होने का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे हिसाब से रहता है आपका ये जो लॉकडाउन के पहले वाला टाइम था। उसमें देखिए ऑनलाइन स्टडी इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी थी, पर देखिए साइंस के कारण ये कोविड आया, कोविड के बाद फिर डिफरेंट हमारी जो टेक्नोलॉजी और इंक्रीज़ हुई,
डेटा चार्जेस वगैरह सब बढ़े, उसकी वजह से देखिए हम लोग ऑनलाइन स्टडी में आज की डेट पे बेसिकली जो स्कूल की पढ़ाई भी है, जो मतलब माना जाता था कि वो कभी घर बैठे हो ही नहीं सकती, वो तक आज की डेट पे ऑनलाइन हुई। तो देखिए ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण। तो यहाँ पे यही चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है, चेंजिंग वेरी फास्ट। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स पे, मशीन्स पे, टेक्नोलॉजी पे रिलाई कर रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। अब यहाँ पे स्टोरी हमारी खत्म होती है, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक, जिसमें ये कह रहा है कि भाई पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, जो भी पावर या एनर्जी है, एनर्जी यानी कि सिर्फ जो हम मतलब जैसे आप लोग को डाउट हो सकता है कि खाने से जो एनर्जी मिलती है वो वाली नहीं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, जिससे हमारी व्हीकल्स वगैरह चलते हैं तो उसमें पावर एनर्जी लगती है, फ्यूल लगता है, तो फ्यूल क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे उस एनर्जी की बात कर रहा है जो इससे हमारी लाइफ चलती है, ठीक। तो ओवरऑल हम कहीं ना कहीं एनर्जी जो है या पावर जो है, इस पर ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है, ठीक। वी ऑल्सो नीड, अब यहाँ पे बता रहे कि भाई हमें पावर किस किस के लिए चाहिए, तो देखते हैं चलिए। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस, और भी हर एक चीज़ के लिए अगर हम बात करें तो आज की डेट पे हर एक चीज़ के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ बता रहे कि भाई इंडस्ट्री के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और डिफेंस के लिए, ठीक। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज। अब यहाँ पे बता रहे कि जो हमारे बेसिकली पावर रिसोर्सेज, अब कब से पावर 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 कर रहे हैं, तो इनको आगे हम कैसे पढ़ेंगे, तो आगे चल के पावर रिसोर्सेज को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कन्वेंशनल, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। तो अभी हम आज ही के लेक्चर में इनको देखेंगे। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पे ये जो इमेज है कि भाई नेशनल पावर ग्रिड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, फिगर 3.7, ये कहते हैं ये जो पोल है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो उसका बता रहा है। इसके ज़रिए ये बता रहे हैं कि भाई कैसे हम तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है। तो ये आप भी अपने घर के बाहर अगर निकलेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए, अब ये जो हमारा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, ठीक। तो कन्वेंशनल ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि हमें ईजिली मतलब मिल सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल ऐसे होते हैं जो कि एग्जॉस्टेड होने के जिनके चांसेस रहते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम कन्वेंशनल सोर्सेज में। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम। अब इसमें बता रहे हैं कि ऐसे सोर्सेज जिनको हम बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि हमारे कौन से हो गए, फायरवुड यानी लकड़ी जला के जो हम खाना वगैरह बनाते हैं, अपना काम करते हैं, वो हो गया। दूसरा फॉसिल फ्यूल्स, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बेसिकली फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स ये दो ऐसे हैं, ये दो मेन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम इन्हें कह सकते हैं, मतलब इन्हें हम सबसे ज़्यादा लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे एक ये फ्लो चार्ट बना है, तो इसको हम आपको समझा देते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक। तो अब इसको देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हमारा फायरवुड है, ठीक। फायरवुड, तो अब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बता रहे हैं। तो एडवांटेज क्या है तो देखते हैं चलिए। ईजी एक्सेस, मतलब हम ऑब्वियसली जंगल से जाके कहीं से भी लकड़ी इकट्ठा करके इसको ईजिली एक्सेसिबल है ये हमारे लिए। दूसरा, इससे हमें एनर्जी मिल जाती है ज़्यादातर, मतलब ये बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल, जिससे ज़्यादातर लोग इसे आसानी से यूज़ करते हैं, ठीक। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो ये अब देखिए जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने में या कोई भी एरिया से लकड़ी इकट्ठा करने में टाइम लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। पॉल्यूटिंग है, क्योंकि इससे ऐसी गैसेस निकलती हैं जो ग्रीन हाउस को मतलब ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में हेल्प करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखिए प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट और डिफॉरेस्टेशन। भाई अगर सब लोग लकड़ी पर रिलाई कर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पेड़ कटेंगे और उतने तो हम लगा नहीं रहे हैं, तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ेगा, ठीक। तो हमने अभी क्या देखा, फायरवुड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब देखते हैं चलिए कोल में क्या रहता है। तो भाई कोल क्या है, तो इसका एडवांटेज क्या है, तो भाई ये एक्सटेंसिवली अवेलेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में और ईजिली हमारे लिए अवेलेबल है। दूसरा, एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें हम ईजिली इलेक्ट्रिसिटी इससे हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक। ज़्यादा मात्रा में अभी प्रेजेंट है तो ईजिली इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस में हमें मिलता है। फिर डिसएडवांटेज क्या है, पॉल्यूटिंग सोर्स है, भाई इसमें से भी ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह रिलीज होती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि कार्बन को जो कोल रहता है उसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मतलब बल्कि है, यानी कि थोड़ा झंझट का काम हम कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी मात्रा में तो लगते नहीं हैं, इनको बहुत ज़्यादा लगते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हम कार्बन कोल डालेंगे तब हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी जिसे हम यूटिलाइज करेंगे, तो इनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है, ठीक। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ऑयल हो गया और नेचुरल गैस, ठीक।
ऑयल यानी कि जो हमारा पेट्रोलियम वगैरह होता है यहाँ पे उसकी बात हो रही है, नेचुरल गैस यानी कि जो बायोगैस वगैरह होती है उसकी बात हो रही है। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। तो एडवांटेज ऑयल का देखते हैं एडवांटेज। सो ईजी टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर से भाई आप इजीली ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बेसिक्स ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जो हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, तो हमारे पेट्रोलियम से आता है यानी कि ऑयल से आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नेचुरल गैस का देखते हैं चलिए। तो ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन से आप इसको ईजिली बना के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चीपर है, मतलब ऑयल से सस्ता है। और क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, और जो हमारे ऑयल और कोल हैं उनसे ज़्यादा ये क्लीनर है, यानी कि ये इन्वायरमेंट को कम पॉल्यूट करता है। बट अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज, तो इसमें चांसेस रहते हैं कि अगर ऑयल स्पिलेज हुआ या गैस लीकेज हुआ तो आग लगने के चांसेस होते हैं, ऑक्सीजन के खराब होने के चांसेस होते हैं। ठीक, देन बात करें पॉल्यूटेंट्स की, तो पॉल्यूटेंट रिलीज कॉजेज एसिड रेन। अब इनमें से जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं हमारी नेचुरल गैस और ऑयल से, वो कहीं ना कहीं एसिड रेन कॉज करते हैं, यानी कि वो भी हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं हार्मफुल कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक, फिर देखते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी। अब इसमें कह रहे हैं कि ये एक नया फ्यूल है, नेचुरल गैस जो है ये एक हमारे लिए नया फ्यूल है, तो इनको हम इजीली एक्सेसिबल, इनको इजीली हम यूज़ में नहीं ला सकते, ये बहुत इजी नहीं है हमारे लिए। ठीक, अगर हम ऑयल और नेचुरल गैस में इजीली रिलाई कर रहे हैं तो फिर उसके बाद कोई नई चीज़ यूज़ करना हमारे लिए उतना सही नहीं होगा अभी। देन अगर हम बात करें हाइड्रल पावर की, तो ये भी एक तरह का कन्वेंशनल सोर्स है। तो इसमें क्या रहता है, तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात है, हाइड्रल पावर का एडवांटेज क्या है कि नॉन पॉल्यूटिंग, इससे कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। ये इरिगेशन को, फिशिंग को प्रमोट करता है और सस्ता भी रहता है, मतलब अगर ओवरऑल जब हमारा सेटअप बन जाए उसके बाद ही सस्ता पड़ता है। बट डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका जो सेटअप है, सेटअप लगाना हाइड्रो पावर का वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमको लार्ज एरिया से लोगों को हटाना पड़ता है कि भाई आप वहाँ से हटिए, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ऐसे, तो बहुत ज़्यादा लोग को हमें हटाना पड़ता है उनकी लोकेलिटी से। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि बस इतना हमें करना पड़ेगा। अब ओवरऑल आपने देखा कि हम कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं हमारी एनर्जी के, जैसे कि फायरवुड, कोल, हाइड्रल पावर, ऑयल, नेचुरल गैस, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करें। अच्छा, ये जो फ्लो चार्ट है ना, अगर आप भी फ्लो चार्ट बना के रखेंगे ना अपनी नोटबुक में तो आपको बहुत ईजी रहेगा इसको याद करना। ठीक, आप इसे देख लीजिएगा, PDF तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर ही सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये जो हमारे एक एक हमने कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ी, फायरवुड वगैरह, इनको देखते हैं। तो ये क्या है, तो फायरवुड इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। जो लकड़ी रहती है उसको किस में यूज़ करते हैं, खाना बनाने में या गर्मी के लिए, हीट करने के लिए, कोई भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं फायरवुड को। और बेसिकली हमारी कंट्री में मोर देन 50% लोग का जो एनर्जी यूजेज है वो इसी पे डिपेंड करता है। विलेजर्स का अगर हम बात करें तो मोस्टली आप देखोगे खाना वगैरह चूल्हे में बनता है लकड़ी का यूज़ करके, और भी बहुत चीज़ों में हम वुड का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे कह रहा है कि 50% जो विलेज पॉपुलेशन वो हमारी रिलाई करती है वुड पे। अब ये देखिए एक फ़ोटो है ईस्ट इंडिया की, जहाँ पे एक औरत जो है वो लकड़ी लेके जा रही है। अक्सर आप भी ऐसा देखे होंगे, ये बहुत कॉमन है हमारे एरिया में। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फॉसिल्स की बात हो रहा है तो देखते हैं चलिए। रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। तो इसमें कह रहा है कि जो भी हमारे रिमेन्स यानी कि जो भी कचरा हो गया या पेड़ पौधे हो गए या एनिमल्स हो गए जो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आई जिसमें से हज़ारों साल पहले वो मिट्टी के अंदर दब गया, तो कई सालों तक वो अंडर हाई प्रेशर रहे, टेम्परेचर में रहे, तो कई सालों बाद मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं तो वो कोल में या फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स क्या हो गए, तो कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तो इसमें ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये फिर बाद में हम इनको यूटिलाइज करते हैं, जो कि आज की डेट में माइनिंग वगैरह से हम इन्हें निकाल रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये मेन सोर्स है कन्वेंशनल एनर्जी के। ठीक, कौन कौन से हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो कि कैसे बनते थे हम आपको बता चुके भाई। जो भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, बरीड लिखा यानी कि दब जाना, दफन हो जाना हो जाता है। तो वो फिर कई सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं अंडर हाई हीट एंड प्रेशर, जिससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि हमारे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस वगैरह। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। अब ये भी देखिए फिक्स है कि भाई जो भी हमारे इनके रिजर्व्स हैं, जो खदानें हम कहें, अगर माइंस वगैरह कहें, तो इनकी अभी लिमिटेड ही है। ऐसा नहीं कि ये मतलब बहुत जल्दी बन रहे हैं, इनको बनने मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं। तो ये एक बार बन गए तो फिर दोबारा बनने में इन्हें काफ़ी टाइम लगेगा। और जो हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इनका यूसेज भी हम ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ख़त्म होने के इनके चांसेस
ज़्यादा हैं, वही चीज़ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देम इज़ फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। मतलब इसमें कह रहे हैं कि हम जितना जल्दी इसे यूटिलाइज कर रहे हैं उतना जल्दी ये फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इतना जल्दी ये बन नहीं रहा है, तो इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये एक ना एक दिन एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे हमारी अर्थ से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम कोई और एनर्जी सोर्सेज देखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।